हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीटेट के पीवाईक्यू करेंगे, जो 22 फरवरी 2015 में सीटेट के हुए एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्ट आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी रहने वाला है। और यह जो आपका सेशन है, यह जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आज हम लोग लगा रहे हैं, यह आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 22 फरवरी 2015 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है कि कक्षा कक्ष के प्रजातांत्रिक परिवेश। बी कह रहा है कि अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। और सी कह रहा है कि कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश। और डी कह रहा है कि कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो देखिए कि इसमें से जो बच्चों के लिए संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त चीज़ें हैं वह है ऑप्शन नंबर आपके सामने ए कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि कक्षा कक्ष का लोकतांत्रिक परिवेश। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन चला जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये सारे जो सेट आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीडीपी में। 30 क्वेश्चन मैं लेकर गया हूँ। 2015 में जो एग्जाम हुए थे 22 फरवरी के, उसी के सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है तो जरा गौर से इसका ऑप्शन चयन करिएगा। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन और विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो देखिए ये जो खुले अंत वाले जो प्रश्न हैं ये आकलन पर आधारित हैं, परियोजना भी है, अवलोकन भी है, लेकिन विद्यार्थी का जो योग्यता निर्धारण करना जो है ना, ये आकलन पर आधारित आपका रचनात्मक आकलन पर आधारित कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके सामने। पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना बिल्कुल नहीं होगा। सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। सी कह रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखा करना, ये भी नहीं होगा। और डी कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहिएगा तो वो अधिगम को और अधिक ढंग से प्रभावी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षागत परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन है कि अध्यापक के अनुसार कार्य करना, बी बच्चों को स्वीकार करना, सी उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, और डी कह रहा है कि अध्यापकों का सकारात्मक रवैया। तो अब इसका जो सही आंसर जानेंगे ना इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपका बी नंबर जो ऑप्शन है कि बच्चों को स्वीकार करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले चीज़ होती है ना कि जब आप अधिगम को उसके परिवेश से सृजन करते हैं तो उसमें जो भी बच्चे आते हैं, जिस भी परिवेश के बच्चे हैं, उसको आप स्वीकार करिए। उसके अनुसार ही फिर अपना पठन पाठन, शिक्षण विधि या फिर जो भी चीज़ें आपको एडजस्ट करना है तो बच्चे के अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट करिए, बदलिए, चयन करिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके सामने बी चला जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके सामने कि लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, लड़की को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और डी कह रहा है कि लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। देखिए लड़कों और लड़की के विषय में कुछ नीचे कथन गया, आपके अनुसार इसमें से कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ये है ना कि देखिए यहाँ पर जो हम लोग का जो रूढ़िवादिता चला आ रहा है कि घर का काम लड़की करेगी, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है, और बाहर का काम लड़के करेंगे जो ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया है। तो ये दोनों तो रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। साथ ही साथ कि लड़के इंटेलिजेंट होते हैं इसलिए उसको विज्ञान को पढ़ाया जाए, और लड़कियां थोड़ा कमजोर होती है इसलिए उसको थोड़ा नॉर्मल विषय पढ़ाया जाए जैसे गृह विज्ञान को। तो ये भी हमारा रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बी नंबर ऑप्शन जो है कि लड़कों को घर का कार्य करने में सहायता करनी चाहिए, ये रूढ़िवादिता को नहीं दर्शाता है। इसीलिए ये जो है ना हमारे अनुसार यानी आपके अनुसार ये कथन सत्य होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा
लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस तरह का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असुविधा का, या फिर अधिगम में असावधानी का, अधिगम में कठिनाई का, या अधिगम में समस्या का। तो जब बच्चा कोई लिखता है ना, तो उसके जो लिखने में जो विपरीत छवि है या फिर दर्पण जैसी गलतियाँ मिलती हैं, ये जो है ना, ये जो है ना अधिगम में जो कठिनाई होती है उसको ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अधिगम में आने वाली कठिनाई को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन है अनुचित सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड अंक, ये सब पे नहीं। शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी को शामिल करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे हम लोग चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्रदान करना। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में जो है ना, इन चारों ऑप्शन में आपका सबसे सटीक ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना, ये आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा बच्चों को सीखने की यानी ज्ञान अर्जन करने के दृष्टिकोण से। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? आपके सामने ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं ना, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि वे उच्च योग्यता के होते हैं, उच्च सृजनात्मकता के होते हैं तथा उच्च वचनबद्धता भी होते हैं। वो यानी कि अपने काम पे अडिग रहते हैं कि हमको ये करना है तो मतलब ये करना है, वो उसके लिए वो तत्पर रहते हैं, हमेशा उसके लिए प्रयासशील रहते हैं हमेशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन है ए कि यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, नहीं होगा। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए, ये भी डांटने वाला बात आगे ये होगा ही नहीं। ये बच्चों को विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समस्याओं को पहचानने में सहायता करती है। और डी कह रहा है कि यह कक्षा के में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो ना गलती बच्चे करते हैं ना, इससे ये पता चलता है कि उनकी अंतर्दृष्टि कैसी है। ठीक है, वो चीज़ों को कैसे सीख रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे उनको में सुधार किया जा सकता है, ये सारी बातें आती हैं कहाँ से? जब बच्चे गलती करते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर NCEF 2005 के अनुसार सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आप पाएंगे कि यह जो है अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी चिंतन, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं फिर भी उसके बारे में जब हम लोग चिंतन करते हैं, उसके बारे में कुछ बातें बोलते हैं स्मरण के द्वारा, तो इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, जो प्रत्यक्ष में नहीं हो फिर भी उसके बारे में कहा जाए, वो अपसारी चिंतन में आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आउट ऑफ द बॉक्स एक नाम याद रखिएगा, इसी का दूसरा नाम है। ये जो चिंतन है ना, ये अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ चिंतन होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना और कक्षा में प्रगतिशील तथा कमजोर विद्यार्थी के समूह बनाना। देखिए, एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी का आकलन के लिए अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है कि इसके लिए सबसे सटीक ऑप्शन है ना, वो है ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार, जब जैसी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप अधिगम शैली में परिवर्तन करिए। पढ़ाने की जो कौशल है, विधि है, तरीका है, उसमें आप बदलाव करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से समायोजित करना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ऑप्शन है आपके सामने कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, ये बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये सही हो सकता है कुछ हद तक। प्रकरण पर परिचर्चा और बात विवाद, ये भी सही हो सकता है। और प्रकरण पर प्रस्तुति करना, ये भी सही हो सकता है। पहले आप क्वेश्चन देखिए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, यानी कि नेगेटिव ऑप्शन आपके सामने ए है और ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उन बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनकी स्वयं की प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ठीक है, इसका परिणाम इसमें क्या होता है कि उनके अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करते, तभी तो उनको थोड़ा बहुत हम लोग डांटते हैं ना। लेकिन ये वो चीज़ें यहाँ पर बच्चे में बच्चों को जब भी हम लोग डांटेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। उसकी छवि आप दंड दे करके नहीं सुधार सकते हैं। ठीक है,
ये बच्चे को गैर शाब्दिक दंड देने के परिणाम क्या होता है ना कि बच्चे के अंदर जो भी अवधारणा होती है वो डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चे को कोई आप डांटिएगा या फिर उसको शाब्दिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से दंडित कीजिएगा तो बच्चे के अंदर जो भी अवधारणा होती है ना स्वयं के प्रति, अपने आप के प्रति कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, शायद मैं बोल के एक बार देखता हूँ गलती होगा तो फिर सुधारूंगा, वो मार के डर से, वो डांट के डर से दोबारा बोलेगा नहीं, यानी उसके अंदर की जो अवधारणा है ना वो मर जाती है। ठीक है, तो ये बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, बी है अध्यापक एवं साथी, सी है साथी एवं माता पिता और डी है माता पिता एवं भाई बहन। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, 2 से लेकर के आपके 6 वर्ष होंगे। ठीक है, 2 से लेकर के 6 वर्ष। इन दौरान जो है ना भूमिकाओं एवं व्यवहार की जानकारी प्रदान करने में एक समूह में स्वीकार्य है। किसके साथ वो इस तरह की अपना विचार दे सकता है, तो अध्यापक और साथी के साथ ही दे सकता है वो चीज़ें। ठीक है, भाई बहन और जो भी गार्जियन है वो तो बच्चे में आ जाएंगे उससे पहले वाले स्टेज में। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। किसके लिए, तो प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति से कल्पनाई के लिए, व्यवहार का प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम के लिए, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम के लिए या फिर प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम के लिए। तो विद्यार्थी में स्वच्छता के लिए जो प्रेरित करेंगे ना वो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना के लिए की करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रवर्ती का मतलब होता है, एक होता है पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला चीज़। ठीक है, और परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद वाला चीज़। ठीक है, बाद वाला चीज़। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है परवर्ती यानी कि बाद वाला बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था की उम्र पूछा जा रहा है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की उम्र पूछा जा रहा है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसके 2 से लेकर के आप कह सकते हैं तो 6 वर्ष। ठीक है, और दूसरा होता है 6 से लेकर के 11 वर्ष के बीच, और 11 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, किशोरावस्था शुरू हो जाता है। यानी 2 से 11 वर्ष तक बाल्यावस्था रहते हैं, जिसमें से परवर्ती बाल्यावस्था की उम्र जो है ना 6 से 11 वर्ष होते हैं। इसी को उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रकृति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा का विषय है। ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा परिवर्तन पर बहस है, सक्षमता तथा अक्षमता पे विवाद है, या फिर प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद है। देखिए प्रकृति का संदर्भ होता है पर्यावरण से और पालन, प्रकृति का संबंध होता है आनुवांशिकता से और पालन पोषण का संबंध होता है पर्यावरण से। ठीक है, यानी वातावरण से। तो ये एक कहता है कि नैसर्गिक प्रकृति है, दूसरा कहता है कि नहीं ये परिवेश से होता है। नैसर्गिक कहने का मतलब इसका तात्पर्य ये एक आनुवांशिक प्रकृति है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं ये परिवेश से होती है, यानी इसका कहना है कि ये वातावरण से प्रभावित होती है। तो कहने का मतलब इसका जो वाद विवाद है ना वो प्रकृति तथा पालन पोषण पर आधारित वाद विवाद है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापिका के ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह ये एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती हैं। यह मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सहारा देना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सहारा देना। सीधी सी बात है, ये जब ZPD आपने पढ़ा होगा, ZPD उसमें एक टर्म आता है सहारा देना। ZPD आपने नहीं पढ़ा है तो गूगल पे सर्च कर, यहाँ यूट्यूब पे सर्च करिए ZPD। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, या फिर यहाँ से आई वाले बटन पे क्लिक करके मेरे ZPD वाले जो टॉपिक है वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। वहाँ से ZPD के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका पूरा फुल फॉर्म है, वो वीडियो को देख करके ZPD के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलिए देखते हैं कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने से नहीं कर पाता है कोई काम को और उसमें जब कोई सहारा देता है, थोड़ा सा बूस्ट करता है, तो वो क्या है, वो चीज़ों को काम कर लेता है। तो इसमें क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, उसको हम लोग सहारा देना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा का एक अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि सभापति और यहाँ पर सभाध्यक्ष, तो दोनों के लिए जब एक शब्द का प्रयोग करेगी ना तो यहाँ पर लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सभापति में यहाँ पर ज़्यादातर आ जाते हैं कि वो पुरुष
को इंडिकेट करते हैं, लेकिन सभाध्यक्ष में पुरुष महिला दोनों आते हैं, ठीक है। इसीलिए इस तरह से यहाँ पे आ जाता है कि यह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षण के साथ परीक्षा का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की सुधार की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ना वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ना CCE जो है ना, यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार से अवलोकित किया जाता है या फिर दर्ज किया जाता है या उसमें कैसे सुधार किया जाता है, ये हमें बताती है कौन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 21वां क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में जो सूचित करेगा वह है स्तर नंबर 1, स्टेज 1, स्टेज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन है समूह कार्य को सक्रिय भाग सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का विकास, विद्यालय में बच्चों को जाति को स्वीकार करते हुए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कोई भी उसको स्वीकार करना है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए और समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। इसमें से कौन सा प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता कौशल का विकास करना, इसमें से सही नहीं है ना वो है आपके सामने बी कि विद्यालय में बच्चों की जाति को स्वीकार करते हुए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये जाति वाली बात नहीं आना चाहिए। ये आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इसका नेगेटिव चला जाता है, इसलिए आपका सही आंसर बी हो जाएगा। 23वां है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होते हैं। गुड मतलब यहाँ पे हो गया ग्रेड अंक, ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइप है वहाँ पर, ग्रेड अंक है। ग्रेड अंक अच्छे के लिए, जांच परख के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए। तो अधिगम में जो आकलन है ना, आकलन क्यों करते हैं, जांच परख के लिए करते हैं, ठीक है, प्रेरणा के लिए करते हैं। तो पहले जांच परख करेंगे, ठीक है, आकलन जब लेंगे ना तो जांच परख हम करते हैं कि बच्चे की कहाँ पे कमी है, कहाँ पे उसको प्रोग्रेस की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा कि अधिगम में आकलन का मतलब क्या है कि जांच परख करना, जांचते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, उसकी पढ़ाई का स्तर क्या है, उसने अधिगम को किस लेवल तक, किस स्तर तक सीखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के लिए को किस नाम से जाना जाता है। तो जब हमारे पास कोई जानकारी पहले से उपलब्ध हो, पहले से हो, उसमें कुछ नया जब जोड़ा जाता है, उसमें जब नया जब जोड़ा जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आत्मसातीकरण, ठीक है। आत्म का मतलब आत्मा यानी हम में और पहले से चीज़ें हैं उसमें कोई चीज़ नया साथ करते हैं, मतलब उसको साथ दे देते हैं, उसी में साट देते हैं, तो इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन है कि हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे। तो देखिए ये सिद्धांत जो है ना वैयक्तिक विभिन्नता से संबंधित है। व्यक्तिक विभिन्नता में क्या होता है कि कोई बच्चा बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि में एक दूसरे से हमेशा अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। सबको एक साथ पढ़ने की जो शिक्षा है ना उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, एक ही लाइन में याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित किससे है। तो यह जो संबंधित है ऑप्शन नंबर आपके सामने संवेगात्मक विकास से है, ठीक है। नाराज तो कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक सही टाइम पे सही व्यक्ति के ऊपर सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना ये आसान नहीं है। ये संवेगात्मक विकास से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। संवेग से जुड़ा हुआ चीज़ ये है। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लिखित लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है। लिखने की कमी था, वही बोल रहे हैं लो पापा गल कर गए वाला हम लोग का वही ट्रिक, वो लो पापा गल कर गए मतलब क्या हो गया कि लॉ से लेक्सिया, पढ़ से पढ़ना, गौ से ग्राफिया, लॉ से लिखना, यानी ग्राफिया वाला खोजिए कहाँ पे है, तो डिस्ग्राफिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लो पापा आपने क्या कर दिया, तो आप इसको याद रखिएगा। मैंने अधिगम अक्षमता को याद रखने के लिए बस 2 मिनट का एक बहुत ही तगड़ा ट्रिक दिया है, इससे आप अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। उसको देखना कहाँ है, तो यहाँ से ये जो आई बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करिए, जो लिंक दिख रहा है आपको यहाँ से क्लिक करके वहाँ पे जाइए और देखिए अधिगम अक्षमता याद करने का शानदार ट्रिक।
ठीक है। चलिए, तो इसका फिलहाल सही आंसर हो जाएगा वही डिस्ग्राफिया। 29वां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। जिन पियाजे थे ना, वे कहते हैं कि भाषा से बच्चों का कोई विकास होगा, इसका कोई मतलब है नहीं। बच्चों को खुला में छोड़ दीजिए, अकेले छोड़ दीजिए, प्रकृति में छोड़ दीजिए, वो खेल कूद करके सीख लेगा, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, वो भाषा पर महत्व दिए ही नहीं है। ठीक है, तो भाषा से उनका मानना था कि ये प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है और आज के इस सेशन का यानी कि 22 फरवरी 2015 में पूछे गए सीटेट के एग्ज़ाम का अंतिम क्वेश्चन है सीडीपी का, और 1 to 5 का ये क्वेश्चन है आप पेपर 1 का, जो आपको पहले ऊपर से ही मेंशन है। और इस तरह से जो भी प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ज़रूर बने रहिएगा। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सीटेट में गारंटी क्लास आपको मिलेंगे कि आपको अच्छे अंक आना ही आना है। ठीक है, फिलहाल चलिए 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से कौन त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन है कि पर्यावरण का पुनर्निर्माण, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी कहता है कि इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और डी कहता है कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन। त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, वह है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग समझ रहे होंगे ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। हम भी थोड़ा सा इसके ऑप्शन को पढ़े ना, तो लगा कि थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। हमने कैसे इस ऑप्शन को छांटा पता है, क्योंकि यहाँ पे केवल लगा हुआ है। ठीक है, और केवल जो होता है ना, वो नेगेटिव चीज़ को दर्शाता है। ये टैग वर्ड है, टैग वर्ड वाले भी वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, आप वहाँ से टैग वर्ड वाले भी देख लेंगे। और एक ही बार में देखिए, नहीं है पूछा जा रहा है, ऑप्शन एक ही है जिसमें नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, तो गारंटी है कि यही इसका आंसर होना ही होना है, चाहे आपको ये कंसेप्ट आता हो नहीं आता, उससे मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, केवल वाला ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें बताएंगे कि ये चीज़ें कैसी लगी आपका। जो ये 30 क्वेश्चन थे आपके 2015 के सीडीपी का, आपने उसको आज के इस सेशन में कंप्लीट किया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं सारे आपको मटेरियल्स, क्लास के नोट्स, इन्फॉर्मेशंस, हर चीज़ वहीं आपको मिलने वाले हैं। कब क्लास होगी, कब लाइव क्लास होगी, कब क्या होगी, सारी जानकारी आपको वहीं से मिलने वाली है। तो इस नंबर पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप एक बार कर देंगे, वहाँ से आप लिंक ले करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के जरूर रहिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया सीडीपी 2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी को। धन्यवाद।